चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, टर्म 2 का पहला चैप्टर है। आइए व्हाइट बोर्ड पे पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं। उसके बाद एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी आप लोग। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, दैट इज द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? तो रिजिड बॉडी अगर बुक के अकॉर्डिंग आप देखोगे या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप बोलोगे कि सर वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, मतलब हम एज्यूम करके चलते हैं कि देयर इज नो डिफॉर्मेशन। ठीक, बट अगर तुम रियल लाइफ की बात करोगे, ठीक है, तो कोई सा भी ऐसा बॉडी नहीं है जिसका मतलब कि जो ट्रोली रिजिड। ठीक, मतलब कि फॉर एन एग्जांपल आपको मैं एक बलून का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जब तुम कंप्रेस करोगे तो वहां पे तुम देख पाओगे इजिली कि डिफॉर्मेशन इजिली देख पाओगे। लेकिन वही तुम अगर कोई सॉलिड चीज ले लेते हो और उसको दबाते हो तो आपको दिखाई तो नहीं देता है, बट ऐसा नहीं कि उसका हो नहीं सकता डिफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब उतना फोर्स मुझे चाहिए होगा तो इजिली फिर वो डिफॉर्मेशन दिखाई देगा वहां पे। ठीक है, तो ये जो डिफॉर्मेशन या डिफॉर्मिंग फोर्स जो मैं बता रहा हूँ इसका एक्चुअल में डेफिनेशन है क्या? तो चलिए आइए वही लिखता हूं मैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स है क्या? अ फोर्स दैट changes or tends to change the shape or size or both of an object। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? एक ऐसा फोर्स जो चेंज कर रहा है या चेंज करेगा। क्या क्या चेंज कर सकता है? शेप, साइज या दोनों। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम शेप चेंज कर पा रहे हैं, उसका साइज चेंज कर पा रहे हैं या दोनों चीज हम एक साथ कर पा रहे हैं तो उसको बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको दो टर्म और पढ़ना है, दैट इज द इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। अब क्या होता है ना कि जैसे मान लो कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट मतलब कि कंप्रेस करने के बाद अगर तुम छोड़ते हो तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट फिर से उसी पोजीशन पे आ जाए। एक ऐसा केस हो सकता है, या एक ऐसा केस हो सकता है कि हम फोर्स लगाएं, उसका साइज बदल गया, बट छोड़ने के बाद वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पा रहा है। ये दो केस हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं मैं, जिससे स्प्रिंग हुआ। ठीक है, अगर आप उसको खींचते हो या कंप्रेस करते हो, जैसे ही आप रिलीज कर देते हो तो वो अपने शेप में आना चाहेगा। ठीक है, और आ भी जाता है। लेकिन वही तुम अगर गूंदा हुआ अगर आटा आप लेते हो, ठीक है, उसको तुम एक बार कंप्रेस करना, ठीक है, फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ पाएगा। तो जो नहीं आ पाता है उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं, और जो आ जाता है उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को ये यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम कितना खींच पा रहे हैं। ये नहीं होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होता है कि वो अपने फिर से अपने मतलब कि लाइक जिस शेप में था वो कितनी जल्दी वो अपने उस शेप में वापस से आ जाता है, उसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है, काफी बार पूछा भी जाता है, विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर? तो 99.9% बच्चे लोग आंसर करके आते हैं रबर, बट एक्चुअल में आंसर होगा स्टील। क्यों? क्योंकि स्टील की अगर तुम पत्ती लेते हो, ठीक है,
जैसे मान लो, एक सेकंड मैं यहाँ पे रब करता हूँ। जैसे तुमने स्टील की एक पत्ती ले ली, ठीक है, ये स्टील का पत्ती है, ठीक है। अब इसको तुम क्या करें, फोर्स लगा के इधर बेंड करें, ठीक है। तो ये ना तुरंत से अपने इस पोजीशन पे वापस से आ जाता है, एज कंपेयर टू रबर। तो अभी मैंने क्या बोला, जो अपने पोजीशन पे जितना जल्दी आ सकता है वो उतना अच्छा इलास्टिक होता है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए ये पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इलास्टिसिटी का और प्लास्टिसिटी का। तो ये एकदम याद रखना, 99.99% बच्चे गलत करते हैं और रबर लिख करके आते हैं, ठीक है। तो देखिए इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी यहाँ पे लिख देता हूँ। इलास्टिसिटी क्या है, द प्रॉपर्टी of a body to regain its original configuration after removal of deforming force up to its elastic limit। ये अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या हुआ वो मैं समझाता हूँ, बाकी ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब तो हो गया शेप एंड साइज चेंज करने वाला जो फोर्स होता है, ठीक है। अब क्या है, अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब अभी जैसे मैंने आपको स्टील की पत्ती का एक एग्जांपल दिया, अब तुम बोलोगे सर स्टील की पत्ती को मैं सर बेंड कर देता हूँ पहले, ठीक है, फिर तो सर ये नहीं आ पा रहा, तो सर ये इलास्टिक होगा नहीं। अगर तुम उस स्टील की पत्ती को बेंड कर दे रहे हो ना, तो तुम क्या कर रहे हो कि उसका इलास्टिक लिमिट को तोड़ दे रहे हो, मतलब तुम उसके इलास्टिक लिमिट से बाहर आ जा रहे हो, तब वो वहां पे लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए डेफिनेशन के एंड पे लिख दिया गया है कि अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। ये अपने दिमाग में एडजस्ट करके रखिएगा, ठीक है। अब चलिए प्लास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी तो देख लिया हम लोगों ने। प्लास्टिसिटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी property of a body by virtue of which it's it tends to change its shape and 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 does not regain its original shape is known as प्लास्टिसिटी। बोला था ना प्लास्टिसिटी में क्या होगा कि वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा। वो आटा का जो गूंदा हुआ मैंने बताया था आपको, अगर तुम कंप्रेस करते हो तो फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है, तो वो एक एग्जांपल है प्लास्टिसिटी का, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग को जो टॉपिक देखना है दैट इज द स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, अब यहाँ पे वो वाला स्ट्रेस नहीं पढ़ेंगे सर, मुझे पढ़ाई करते करते काफी ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, ठीक है, तो वो वाला स्ट्रेस की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे फिजिक्स की बुक में जो स्ट्रेस का डेफिनेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सीखेंगे। तो देखिए स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है, सिंपल सा डेफिनेशन है, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल
area is called stress। ठीक है, अब ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? देखिए, जैसे मान लो ये वॉल है, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक रॉड को फिक्स कर रखा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं यहाँ से एक्सटर्नल फोर्सेस को खींच रहा हूँ, ये एफ का मतलब हो गया एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो रॉड है, बहुत ही ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा तो हो सकता है कि ये रॉड जो है वो स्ट्रेच हो जाए, ठीक है। बट इसके अंदर में एक ऐसा फोर्स भी है जो उसको स्ट्रेस होने मतलब स्ट्रेच होने नहीं देगा, तो उसी फोर्स का नाम है दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको एफ आर से डिनोट करेंगे। क्लियर है? मतलब क्या हुआ, ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या हुआ, एक इंटरनल फोर्स है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड द स्ट्रेस। मतलब सिंपल सा इसका तुम बोल सकते हो यहाँ पे, स्ट्रेस इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, ये तुम बोल सकते हो। अब यहाँ पे एक बात हो रहा है, लाइक कि यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सप्लोरेशन नहीं दिखाई दे रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो एफ ई बराबर एफ आर भी हो सकता है। जब अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो हम लोग एफ आर अपॉन ए लिख रहे थे, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ई अपॉन ए, ठीक है। एक सिंपल सा लैंग्वेज में आप लोगों को बोल देता हूँ कि किसी भी तरीके का ये चीज हो तो फोर्स अपॉन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ही होगा, चाहे वो किसी भी तरह का फोर्स हो, ठीक है। अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, बड़ा ही मजेदार वाली बात है, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रिस्टोरिंग फोर्स कभी कभी पूछा जा सकता है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो है क्या, तो आप बोलोगे रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट opposite in direction to the applied force, देखिए ये अप्लाइड फोर्स है, इधर देखिए, इधर हम लोग खींच रहे हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स जस्ट उसके क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, ये याद रखिएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा और अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद एसआई यूनिट की बात होती है, एसआई यूनिट, ठीक है। अब एसआई यूनिट क्या, फोर्स का हो गया न्यूटन, एरिया क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग एक और नाम से बोलेंगे, तो उसका नाम क्या है, पास्कल, ठीक है। इसको पीए से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बात उठ रहा है कि सर पास्कल पास्कल याद आ रहा है कि सर ये प्रेशर का भी यूनिट है ना। तो क्या सर प्रेशर और स्ट्रेस दोनों इक्वल होंगे क्या? देखिए यूनिट सेम है बट दोनों डिफरेंट है, प्रेशर अलग होता है, स्ट्रेस अलग होता है, ठीक है। अगर ऐसा यूनिट दोनों का सेम है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों भी मतलब कि दोनों का डेफिनेशन भी सेम होगा, है ना। ऐसा यूनिट, ठीक है, किसका, प्रेशर का एंड किसका, स्ट्रेस का, दोनों का इक्वल होता है, क्या है, पास्कल। बट दोनों का डेफिनेशन सेम नहीं है। देखिए प्रेशर क्या होता है, प्रेशर है एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है,
जो कि अप्लाइड किया जाता है, ठीक है, पर यूनिट एरिया पे, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। जैसे ही आप बात करेंगे स्ट्रेस की, तो ये एक्सटर्नल नहीं, ये इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स, ठीक है। ये इंटरनल फोर्स किस तरह का है? रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया? रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, अपॉन एरिया, ठीक है। इसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये जो है हम तीन टाइप का पढ़ेंगे। अब ये तीन टाइप में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दूसरा है टेंजेंशियल स्ट्रेस, तीसरा क्या है? वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोलिक स्ट्रेस आप बोल सकते हो, ठीक है। ये तीन तरीके का स्ट्रेस होता है। अब ये तीनों तरीके के स्ट्रेस के बारे में हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के बारे में। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन बता देता हूँ आप लोगों को। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स per unit area when force is applied नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर लगेगा फोर्स, ठीक है, नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो देखिए हो सकता है कि बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ लगे, एक बार हो सकता है कि अंदर की तरफ लगे। जब बाहर की तरफ लगेगा तो उसको बोल देंगे टेंसाइल स्ट्रेस, जब अंदर की तरफ लगेगा तो उसको बोल देंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो देख लीजिए पहला जो टाइप है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ले लिया हम लोग, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स, ये भी हो गया एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो जब बाहर की तरफ लग रहा है तो अंदर भी तो एक फोर्स कोई होगा जो इसको क्या करेगा? अपोज करेगा खींचने से, तो उसी को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो जब फोर्स इसका इधर लगेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये फोर्स इधर लग रहा है तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस, इसको क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस का फिर फॉर्मूला क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया एफ आर अपॉन, ठीक है। सेकेंड, अब इसी ऑब्जेक्ट पे, है ना, अब क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ लगेगा और इसका रिस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। क्या बोलेंगे इसको? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला एफ आर अपॉन ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है। सेकेंड, टेंजेंशियल
स्ट्रेस, ठीक है। या इसको तुम बोल सकते हो शेयरिंग स्ट्रेस भी बोल सकते हो, शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक। अब इसका डायग्राम कैसे बन सकता है, तो डायग्राम के साथ अगर बताएंगे आप लोगों को तो काफी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, एक सेकेंड, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर को मैंने, इसके जो बेस को मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है। फिक्स करने को हम लोग बोल सकते हैं कि पाइवट कर दिया है, ठीक। अब हम जो फोर्स लगा रहे हैं ना, इसके यहाँ पे लगा रहे हैं फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ये फिक्स है, तो फिर ये मूव कैसे करेगा, कैसे आपको दिख सकता है, इसका डायग्राम ऐसे दिखेगा कुछ, ठीक है। तो ये जो हल्का सा मूवमेंट दिखा है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, तो इसको हम x से डिनोट कर देंगे, इसको l से डिनोट कर देंगे, ठीक है। देखिए, कभी भी तुम देखना, बेस को फिक्स कर देना और उसके टॉप पोजीशन पे तुम फोर्स लगाना, तो इसी तरीके से थोड़ा सा आगे बेंड हो जाता है, ठीक है। तो इसी को टेंजेंट टाइप का लग रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला हो जाता है एफ टी अपॉन ए, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन द एरिया, ठीक है। चलिए, इसका फिर डेफिनेशन क्या होना चाहिए, इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूं मैं। इसका डेफिनेशन होगा रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया when force is applied parallel, पहले परपेंडिकुलर लग रहा था, इस बार पैरेलल लग रहा है, ठीक है, टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, थर्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, या तुम इसको बोल सकते हो हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोल दो, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, ये अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन द बॉडी, फ्लूइड पे ही किया जाता है, तो इसको इसलिए हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोल देते हैं। लिख लो पहले डेफिनेशन, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया when force is applied by fluid on the body, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मैंने क्या बोला, दुनिया का कोई सा भी स्ट्रेस हो वही फॉर्मूला लगना है ना, अप्लाइड फोर्स अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब इसको हम लोग प्रेशर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रेशर क्या होता है सारा कुछ मैंने आपको डिस्कस करके बता रखा है, ठीक। तो ये तीन चीजें आप लोगों को पढ़नी थी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। इसके पहले फिर आप लोगों को क्या क्या कराया, एक बार आपको बता देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मैंने वो रिजिड बॉडी के बारे में कुछ बताया, ठीक है। फिर डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी में डिफरेंसेस क्या है वो बताया आप लोगों को। फिर स्ट्रेस के बारे में एकदम बेसिक से नॉलेज दिया, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट वो बताया आप लोगों को।
ठीक है। उसके बाद प्रेशर एंड स्ट्रेस के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो बताया। फिर 3 तरीके का जो स्ट्रेस होता है, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल, टेंजेंशियल एंड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वो आप लोगों को बताया। ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन भी करेंगे और आगे का टॉपिक भी देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।